दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज एक नई सीरीज जो लगातार चला रहे हैं उसका पार्ट लेकर के आए हैं 167 167 पार्ट और इससे पहले 166 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट सीरियल वाइज मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर क्वेश्चन आने पर 2025 के हिसाब से अपडेट करके बताएंगे और चित्रों के माध्यम से भी हम समझेंगे क्वेश्चन को, ताकि आसान भाषा में आप लंबे समय तक उसको याद रखें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो दोस्तों ये अलग करती है, याद रखेंगे 10 डिग्री जल संधि, यानी कि ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखो दोस्तों यहाँ पर बाकी सारे हो सकता है पूछ लिया जाए तो इसको भी याद रख लो। 8 डिग्री जल संधि ये अलग करती है लक्षद्वीप और मालदीव को। वहीं हिडेनबर्ग जल संधि जर्मनी पोलैंड को अलग करती है और 9 डिग्री मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को यहाँ पर अलग करती है। तो मैंने चारों ही आपको बता दिए, इनको आप याद रखना, क्योंकि 10 डिग्री ना पूछकर हो सकता है 9 डिग्री पूछ ले, 8 डिग्री पूछ ले, क्योंकि ये डिग्री वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इतना एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे कि 10 डिग्री पूछा था या 8 डिग्री, लेकिन डिग्री वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार। 2, 6, 14, 26 और 42 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो इसके लिए पहले आप अंतर निकालो। 2 से 6 हुआ मतलब कितना जोड़ा गया होगा? 4 जोड़ा गया। अब 6 से हुआ कितना? 14, यानी कि 8 जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो 14 से हो गया है 26, इसका मतलब कितना जोड़ा गया होगा? 12 जोड़ा गया, तो प्लस का 12 कर दो। यहां से देखो 26 से हो गया है 42, तो ये कितना जोड़ा गया है? अगर नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लीजिए, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा और 3 में से 1 यानी कि 16 हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर कितना कितना बढ़ाकर हम जोड़ रहे हैं। पहले 4 जोड़ा, फिर 4 बढ़ा दिया 8 हो गया, 8 में 4 बढ़ा के जोड़ दिया 12, 12 में से 4 16। अब आगे क्या होना चाहिए? 4 और बढ़ा दो, 16 4 20, इसका मतलब कि 42 में से 20 और जोड़ दो तो हो जाएगा 42 और 20, तो यहाँ पर 2 और 6 यानी कि 62 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो। एक शंकु की ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो इनकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो मान लो कि ऐसे कोई एक शंकु बना रहा होगा इस टाइप का, और उसके अंदर एक और होगा शंकु, मान लो, ठीक है, कुछ इस टाइप का मान लो, ऐसे करके रहा होगा। तो ये बताना है एक त्रिज्या छोटी वाली तो देख रखा है कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये मान लो कि R1 मान लेता हूँ, R1 3 सेंटीमीटर, ये अंदर वाली, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी वाली जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर है, और R2 मतलब मान लो कि 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, बताना ये है तिर्यक ऊंचाई बताना है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली, ये ऊंचाई बताना है। और ऊपर की ऊंचाई दिया है, यानी कि ये ऊंचाई देख रखा है ये वाली, ये दिया है 8, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर हम टोटल, ये है 9 और दूसरी वाली जो तिर्यक ऊंचाई है ये दिया है 9, ठीक है, और दूसरी वाली देख रखा है 3, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो अब हमारी रियल त्रिज्या कौन आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि अगर शंकु इस टाइप का कुछ बना होगा, अब ये देखो ये जो ऊपर वाला ये एच दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना देख रखा है? 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाली त्रिज्या हमने कितना निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक? ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है। तो एक देखो हमारे पास ट्रिपलेट फार्मूला होता है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये समकोण त्रिभुज बनाएगा इस टाइप से कुछ, तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये 6, और इसको अगर काटोगे 2 चौके 8, 2 3 6, तो 3 4 और 5, तो ये आएगा 5। अब इनका दोगुना 8 लिखा था तो इसका भी दोगुना कर दो 2 से, यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था? तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर कम समझ में आया आपको तो आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पर कि इसका स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो भी वही आएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी वाला। तो बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 3√5 और 7 माइनस 3√5 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो देखो अगर मैं 7 को मान लेता हूँ a, यानी कि a की वैल्यू 7, और यहाँ पर लिखा था b की वैल्यू में मान लेता हूँ 3√5, तो आप बताओ हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a प्लस का b, और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस का b लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही देखो, a की जगह में 7 है, a प्लस बी यानी कि b की जगह में 3√5 है और a माइनस बी है, तो बस यही करना है। तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 3√5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर आप करोगे तो 9 हो जाएगा 9, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा तो 9 पना 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा है 49 में से 45 हटा दो, कितना बचेगा 4। अब कह रहा था इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब क्या है, अंडर रूट लगा दो आप। तो हमें पता है 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 बराबर, यानी कि पेयर बन रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 यानी कि ऑप्शन तीसरे वाले में लिखा है, सही उत्तर हमारा तीसरा ही हो जाएगा 2। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो देखो काशीराम जी ने करा था, मानवर काशीराम ने, ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन तीसरा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1984 में। और अगर और टफ बना के मंथ पूछ ले तो आप बता देना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो मुलायम सिंह यादव जी ने करी थी, ये तो आप जानते ही होंगे, जो उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, यूपी के माने हुए। अगला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जनता दल। दोस्तों जनता दल की स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसमें किसी एक व्यक्तिगत इंसान ने नहीं करी थी, बल्कि कई सारे लोगों ने समूह के रूप में इसकी स्थापना की थी जनता दल की। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड देख सकते हो आप, यहाँ पर नाम भी है, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये जनता दल वाला बताना कि कब स्थापना हुई थी। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन इसका सही उत्तर है तीसरा वाला करेक्ट आंसर। अंडर रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे देखो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया है और सेम नंबर दिया है 6 6 और ऐसे करके अनंत तक दिया है, इसका धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप नंबर देखो क्या लिखा है 6 है, तो 6 के फैक्टर यानी कि मल्टीपल क्या होंगे 2 गुणे में 3, यही तो होंगे। अब जब 2 गुणे में 3 हो, इसके फैक्टर ऐसे करना है कि इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि 3 और 2 के बीच का गैप 1 है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और प्लस लगाओ तो बड़े वाले नंबर को ही हम उत्तर मानते हैं, और अगर कहीं माइनस लगाओ तो छोटे वाले को उत्तर मानेंगे। यानी कि 6 के फैक्टर 2 3 हो गए, यहाँ प्लस लगा है तो बड़ा नंबर यानी कि 3, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 3। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 को हम लेते सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक रूल बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। तो बेसिक रूल का मतलब, अगर मान लो कि पहला क्या है, ए और बी है, एक ए है और दूसरा बी है। ए अगर 3 साल का है तो बी 1 साल का है, ये तो बोला जा रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं ये कहता हूं कि 15 साल बाद, तो इसको 3x मान लो और इसको x मान लो ताकि आसानी हो जाए। तो 3x 15 साल बाद यानी कि 15 और इसकी एज बढ़ जाएगी, और अपान में अगर x का है तो ये भी 15 साल बाद x प्लस 15 का हो जाएगा। इनका अनुपात दिया है 2:1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 15, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 30 आ जाएगा। 3x में से 2x से इधर जाएगा तो x बचेगा, और 30 में से 15 हट जाएगा तो 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो देखो वर्तमान आयु में b की कितनी है 15 साल, और ये तिगुना कर दो ये 45 साल। तो a की जो आयु है वो है 45 और b की है 15, तो 45 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर दिया है। अब इसको ट्रिक से कैसे करोगे, सबसे पहले आप ऑप्शन उठाओ। मान लो मैं इस ऑप्शन को उठाता हूं, तो देखो 60 अनुपाते में 20 लिखा हुआ है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 3 60, 3:1। हमें तो चाहिए था 3:1, और 3:1 यहाँ पर दे के रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 साल बाद, तो 15 साल बाद अगर ये 60 साल का है तो 15 साल बाद कितने को हो जाएगा 75 का, तो यहाँ लिखेंगे 75। ये 20 का है तो 15 साल बाद हो जाएगा 35 का। समझ में आया? अब यहाँ पर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताना है, तो अब इसको काटने पर अनुपात हमारे पास 2:1 आना चाहिए था।
यानी कि 35 दूनी 70 होता है, 75 नहीं होता। तो दोगुना कहाँ हो पाया, 2:1 नहीं हो पाया ना, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर अगला उठा के देख सकते हो, जैसे 30 को ले लो, तो 30 अनुपाते में 10 कर दो, तो कटेंगे तो 3 अनुपाते में 1 आ जाएगा, यहाँ पर दिया भी है। अब 30 साल है तो 15 साल बाद 45 का, और ये 15 साल बाद 25 का, तो 25 का दोगुना 50 होना चाहिए, कहाँ हो रहा है 45 हो रहा है, जबकि 2:1 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब 45 इसको देख लो, अगर ये 45 साल का है और ये है 15 साल का, तो 15 साल बाद ये 60 का हो जाएगा, और ये 15 साल बाद 30 का हो जाएगा। तो 30 का दोगुना क्या लिखा है, 60 लिखा है, तो 1 और 2:1 आएगा। देखो यही दिया था, बस यही तो करना था हमको, तो ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर है। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। मेगाबाइट लिखा होता है दोस्तों, अगर आप इसको ये कहोगे मेगाबाइट यानी कि एमबी, तो कितने एमबी मिल करके, जैसे मान लो 10 एमबी मिल करके 1 जीबी बनाते हैं, जीबी मतलब गीगाबाइट, तो ये जीबी। तो आप बताओ 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं, तो आप कहेंगे 1024, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आप बताओ यहाँ पर कि कितने जीबी मिलाकर एक टीबी बनाते हैं, टीबी मतलब टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट में कितनी जीबी होते हैं आप लोगों को बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही है, और ये सारे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर लगातार आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ये सारे याद भी होंगे। देखो दिया 5, 6 और 12 और 18, यहाँ पर 20, 28 और 6, 8 आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जबकि 7 और 2 दिया है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 12 और 18 दोनों को आप जोड़ लो, तो 12 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहीं पर 5 और 6, तो 5 गुणे में 6 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इनका गुणा करने पर वही आ रहा है जो इन दोनों को जोड़ने पर, तो नीचे वालों को फिर से इसको जोड़ लो, तो 20 और 28, 20 प्लस का 28 हो जाएगा 48। अब ऊपर वाले का गुणा कराना होता है, 6 गुणे में 8, तो 6 थे 48, तो ये हो जाएगा 48। तो देखो बराबर आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर जो आएगा वो इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 होता है, 14 है। अब एक तो 6 हो गई संख्या, दूसरा क्या है कि 6 में से हम क्या जोड़ देगी 14 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 8, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है। देखो इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया है, इसको ये अगर बोल देगा सिंपल भाषा में कि सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है, तो आप लोग बता लोगे आसानी से। अम्लीय कौन का मतलब कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी, 7 से कम होनी चाहिए। सबसे कम किसकी है, 4 की है, तो भाई देखो ना 5, 8, 4, ये सबसे कम तो यही है ना, तो सबसे ज्यादा जो पीएच मान कम होगा वो इसी का होगा। तो बस आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो सबसे ज्यादा होगी वो इसी की होगी, चौथे वाले की। तो समझ में आया कि जितनी पीएच वैल्यू कम उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। अगर पीएच वैल्यू कहीं पर 2 होगा तो उसकी सांद्रता 4 के मुकाबले ज्यादा होगी, यानी कि H प्लस आयन, ठीक है। तो जितना कम पीएच वैल्यू होगी उतनी ज्यादा H प्लस आयन की हाइड्रोजन आयन वो देगा, समझ में आया। और अगर क्षारीय होगा, जितना ज्यादा क्षारीय होगा, आपको पता है कि अगर 7 से कम कोई वैल्यू होती है दोस्तों, 7 से कम अगर कोई वैल्यू होती है तो वो होता है अम्लीय। अगर 7 होती है तो होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है। और अगर 7 से ज्यादा बड़ी वैल्यू हुई किसी के 8, 9, 10, 14 तक, तो ऐसे करके, तो इसमें से होता है ये क्षारीय होता है। और अगर क्षारीय होगा तो OH आयन देगा यहाँ पर, अगर अम्लीय है तो H प्लस आयन देगा। अब आप लोग बताओ कि जो पीएच वैल्यू होती है कितने नंबर से लेकर कितने नंबर के बीच में होती है, पीएच वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है, आप लोग बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये थे दोस्तों कल्बे सादिक जी हैं, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन कई सारे लोगों को मिलता है अवार्ड्स। अब 2025 का आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे अवार्ड्स जब दिए जाते हैं वो गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, यानी कि 26 जनवरी को दिए जाते हैं, और जनवरी हो चुकी है। तो 2025 के मैं बता देता हूँ कुल कितने लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म भूषण दोस्तों ये दिए गए हैं कुल 19 लोगों को 2025 में, और पद्म विभूषण दिए गए हैं कुल 7 लोगों को, और पद्म श्री दिए गए हैं 113 लोगों को। ये कई बार एग्जैक्ट नंबर भी पूछ लेता है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया, 7 लोग, तो याद रखना आप सारे ये संख्या भी, ठीक है। और पद्मश्री मैंने बता दिया 113 लोगों को दिया गया है, और देते कौन है, राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है।
आप लोग बताओ कि जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वीं, 14वीं, 13वीं, 16वीं, कौन से नंबर के हैं ये बताना है आपको। निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि का चयन करिए। तो देखो, जैसे मान लो कि ये एक हमारे पास खुला हुआ कह सकते हो कि बॉक्स है, इसको बनाना है, खुली सतहें इसके दे के रखी हैं। तो हमेशा एक ट्रिक याद रखो। अब देखो यहाँ पर जो सतह होगी वो जैसे यहाँ पर स्टार जैसा बना है, ठीक है, और यहाँ पर एरो बना है, तो इसका मतलब है स्टार और एरो जो हैं वो एक साथ कभी नहीं दिखने चाहिए एक ही फिगर में। जैसे देखो यहाँ स्टार और एरो एक साथ दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो स्टार और एरो एक साथ दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों अखनूर का किला। ऑप्शन इसका सेकंड नंबर ही करेक्ट है। और यहाँ पर जानते होंगे चेनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में होकर जाती है और श्रीनगर, ठीक है, याद रखना। अब अखनूर का किला कैसा है उसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है अखनूर का किला और कितना ही पुराना है यहाँ पर। और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो बहुत ही पुरानी यहाँ पर इमारत है। एक और इसके इंटरनल देख लो आप, यहाँ पर इंटरनल फेस कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो बहुत से टूरिज्म लोग जाते भी हैं वहाँ देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी जा सकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग गए भी हों, तो आप लोग बताना है कितने लोग आप में से यहाँ पर गए हैं अभी तक। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों, आप समझ सकते हो, ये जो स्थित है अहमदाबाद, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। इसको देखते हैं कि किस टाइप का दिखता है यहाँ पर एप्लीकेशन जो सेंटर है। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार का जो एप्लीकेशन सेंटर है, ये है ऑफिस इसका बना हुआ, कितना शानदार बंगला बना हुआ है एक हिसाब से। तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजैब निम्नीकरण, देखो कथन और निष्कर्ष दिया है, हमें कथन पढ़ना और उसी आधार से निष्कर्ष निकालना है। कथन हमारा है अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जो भी हम अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जो नहीं गलेगा, नहीं सड़ेगा, नष्ट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि अंत में जो पेड़ पौधे और पशु जीवन है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये कह रहा है सेंटेंस। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि यदि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मानवता की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर पादप और पशुओं की केवल बात हो रही है। रियल में हो सकता है कि इंसानों को भी इफेक्ट पड़े, लेकिन यहाँ पर इंसानों की बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता, देखो फिर से मानवता के पीछे पड़ा है, मानवता दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर। यदि किसी कोड भाषा में प्लांट को RNCPV और हब को JGTD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्लावर को कैसे लिखेंगे? तो पहले तो ये देखो, P को क्या लिखा गया है? R, तो हमें पता है P के बाद आता है Q, फिर आता है R, एक का गैप कर दिया। वहीं पर देखो L के बाद N, यानी कि L, M और N, तो M का गैप है, N आ गया है, एक एक का गैप हो रहा है। वैसे H के बाद J, देखो ये H I फिर J, तो I का गैप हो गया, इसका मतलब एक एक का गैप हो रहा है। लास्ट वाला भी चेक कर लो, B के बाद D आया, तो B के बाद C आता है, फिर आता है D, तो एक का गैप। ये बात क्लियर है। अब आते हैं फ्लावर पे, तो फ्लावर को देखो, फ्लावर यानी कि F के बाद क्या आता है? F, G और H आता है। तो यहाँ देखो G का गैप करके H आएगा, तो स्टार्टिंग में H आएगा। तो देखो पहले जो दूसरा वाला है इसी में केवल स्टार्टिंग में H दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है। तो आप केवल इतना ही सही करके टिक करके आगे बढ़ सकते हो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो L के बाद क्या आता है? L, M, N, तो क्या आ जाएगा? N आएगा। तो देखो HN आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है O के बाद क्या आता है? O,
PQ, तो P का गैप हो जाएगा, फिर आएगा Q, तो HNQ। तो देखो तीनों की तीनों लेटर्स मिल रहे हैं, तो बस यहीं से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। समाधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी धनराशि मिलेगी? तो पहले तो ये देखो, यहाँ पर रेट कितना दिया है, 5% दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 और परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बचा तो 0, मतलब 1/20 आया। ये बात क्लियर है। अब 1/20 में जो आया, ये 2 साल का पूछा है तो 2:1 लिख लो। ये क्या है अभी बताऊंगा। तो 1/20 आया है तो 1/20 लिख लो। और हमारे पास मूलधन कितना था, 8,000, तो 8,000 से आप गुणा करा दो, तो 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 400 आ जाएगा। ये आया 400। अब 2:1 लिखा था, इसका मतलब जो पहली बार में आया है 400 गुणे में 2 कराएंगे, ये अनुपात वाला, बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब हमारे पास आया था कितना, 400, तो लिखेंगे 400, इसका फिर से 1/20 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1/20 आया था, तो यहाँ से 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और 20 गुणे 1 करोगे, अनुपात 1 है ना, तो 20 गुणे 1 करोगे तो 20 आएगा, तो 800 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 820। तो 820 तो हमारे पास ब्याज हुआ, लेकिन जमा कितने की थी, 8,000। पूछा क्या जा रहा है, कितनी धनराशि मिलेगी परिपक्वता पर, तो 8,000 तो वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 820 ये मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 8820 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा ही वाला हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आप इसी प्रकार से इसको लगाना, मैंने पहले भी बताया था आपको, 2:1 कब करोगे आप, 2 साल के लिए। 3 साल के लिए आए तो 3:1 करना है आपको, ये 3 साल के लिए करना है जब चक्रवृद्धि ब्याज इस टाइप से पूछे। श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुलक जो है उसके माध्य से 9 ज्यादा है। अगर मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसका जो माध्य होगा वो अगर x होगा, तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक को मैं केवल बहु लिख देता हूँ, बराबर में x ज्यादा, x से 9 ज्यादा, तो x + 9 हो जाएगा। देखो ना, उसका माध्य से 9 ज्यादा है तो माध्य x है, तो 9 ज्यादा कर दो तो बहुलक निकल आएगा, x + 9 कर दिया। बात समझ में आ रही। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर, माफ कीजिएगा, बहुलक बराबर, अब बहुलक की वैल्यू रखेंगे x + 9, तो ये हो जाएगा x + 9 बराबर में 3। माध्यिका कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है, देखो हमें निकालना ही है, तो माध्यिका को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m। ठीक है, याद रखना, माइनस का 2, माध्य कितना है x, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो 2x था तो यहाँ पर आ जाएगा x + का 2x, क्योंकि यहाँ माइनस का 2x था, इधर आ गया, प्लस का 9 बराबर में हो जाएगा 3m। अब देखो ये 3x + का 9 और बराबर में आ जाएगा 3m। अब 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x + 3 और इक्वल में लिखेंगे 3m, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x + का 3 आ जाएगी। ठीक है, माध्यिका आ गई हमारे पास। इतना पूछा क्या था, बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना था। बहुलक कितना था दोस्तों, बहुलक हमारे पास x + 9 था और माध्यिका कितनी थी, x + 3 थी। तो आप बचाओ, x + 9 में से अगर x + का 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, x से x कट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो बस वही अंतर कितना हो जाएगा, 6 का, जो कि ऑप्शन चौथे में देके रखा गया है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की चाल और दिशा के संगत घूर्णन करते हैं, ये बात भी ठीक है, क्योंकि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी की ही दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है आप लोग बताना, ऑप्शन आप देख लो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ। आप बताओ इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जिस तरफ पृथ्वी घूमती है उसी तरफ ये भी घूमते हैं, ये भी सही है। इसका उन्नतन लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालीन भी हैं, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा चौथा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा चौथा वाला। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो देखो, तालाबों में जैव निम्नीकरण का अपशिष्ट का निपटान, ये इको
फ्रेंडली भी नहीं आता है। फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, तो इको फ्रेंडली कैसे हो गया? तो ये भी गलत है। प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, तो ये भी देखो, सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना ये सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट को अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो इतना जल्दी नहीं गलेगा ये, जबकि सूखे पत्ते अगर हम कर देंगे तो मिट्टी बन जाएगा और हमारे लिए फायदा होगा। वही तो इकोसिस्टम है, इको फ्रेंडली है कि हमारे काम भी आना चाहिए। तो सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से असंगत विकल्प का चयन करिए। तो वृंदावन गार्डन्स मैसूर में है, ईडन गार्डन कोलकाता में, बात सही है। हैंगिंग गार्डन भी मुंबई में और लोधी गार्डन दिल्ली में है, ये भी ठीक है। तो अब गलत क्या है? तो देखो ये सारे के सारे गार्डन्स दिए हैं, लेकिन ईडन गार्डन नाम तो गार्डन है, लेकिन ये क्या है? ये क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है, यानी कि क्रिकेट मैदान है, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ से यही हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोलकाता को कहा जाता है किसका शहर? महलों का शहर। राजा राम मोहन रॉय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो ये था दोस्तों, याद रखेंगे, संवाद कौमुदी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संवाद कौमुदी। देखो राजा राम मोहन राय ने इसको जो निकाला था इस अखबार को, ये बंगाली भाषा में था, ठीक है। और ये एक साप्ताहिक अखबार था जो कि सप्ताह में आता था, और इसका प्रकाशन अगर पूछ ले तो 1821 में हुआ था, याद रखना। और इसी के माध्यम से सती प्रथा के अंत के बारे में आवाज उठाई गई थी। तो सती प्रथा का अंत कराने में जो अहम भूमिका रही है, ये इसी अखबार की ही रही है। तो इसलिए आप लोग पढ़ते हैं सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो प्यारे साथियों, हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं 75 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी बच रहे हैं। अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिखा होगा अगला पार्ट, और अगला पार्ट के आगे लिंक होगी, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, जो बहुत सारे करवा चुके हैं, जो हमारे साथ कैंडिडेट्स लगातार देख रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो चुकी होगी। अगर आप में से कोई है तो आप लोग जरूर बताना। आप लोग क्या करते हैं कि इसको आधा देखते हैं, आधा देखने के बाद फिर दूसरा पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, शुरू कर देते, तो ऐसे में तैयारी नहीं हो पाती। तो आप स्टार्टिंग से शुरू करिए। मैं तो कहता हूं, अगर पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो, या फिर किसी भी पार्ट को देख रहे हो, उस पार्ट की अगले वीडियो की लिंक चाहिए तो उसी की डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, लिखा होता है अगला पार्ट, उसके आगे वाले पार्ट्स दिए होते हैं। तो आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसके तहत कि आपको पर डे कितने पार्ट्स देखने हैं। अगर आप 10-10 भी देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5-5 भी देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो आप एक ढंग से तैयारी करेंगे सीरियल वाइज, यानी कि आज आपने मान लो 20 तक के पार्ट्स देख लिए, तो फिर अगले 25 तक या 30 तक के पार्ट्स आप देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप तैयारी ढंग से कर पा रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 10वां देखते हैं, फिर 25वां देखते हैं, फिर 60वां, तो क्वेश्चन तो रह गए ना उसके। जैसे मान लो कि 75 तक के क्वेश्चन हुए, अब इसके आगे वाले पार्ट्स अगर आप नहीं देखोगे तो ये तो जो सीरियल आ रहा है लगातार इस क्वेश्चन पेपर का, वो तो छोड़ देंगे ना आप, तो एक क्रम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप सीरियल से देखिए, हमने प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स अलग अलग लगा दिए हैं, वहां से देख सकते हो। और साथ ही अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दी और बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं, करंट अफेयर को अपडेट करके बता रहे हैं, चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं, और साथ ही लगातार उसकी सीरीज अभी भी हम चला रहे हैं। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां से आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो आए आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिए और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएं। तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले पार्ट की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।